ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड ऑलरेडी देखा था. So in today's lecture we will see the magnetic field due to a toroid, and also we have to understand what exactly toroid means. Okay, तो toroid का मतलब क्या होता है वो भी हमको समझना है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जा सकता है तो वो भी हमको देखना है. यस. ओके, उससे पहले मैं आपको सभी को पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ एनी सोलेनॉइड? कौन बताएगा? यस. B is equal to mu naught N I upon L. B is equal to mu naught into N I upon L, which can also be written as B is equal to mu naught into small n into I, correct? Where small n is nothing but the number of turns per unit length, right? So it's also called as the turns density. Okay, so देखो ठीक से. Okay, and what is the formula for finding the magnetic induction at a point at the end point of a toroid? Sorry, solenoid. तो Half of solenoid B. के, हाँ, Half of B. yes, very good. Half of mu naught Ni. और ये जो है हाफ हाफ क्यों हो जाता है, क्या बताया था? Why it becomes half? Yes, anybody? Against the intensity. क्या क्या? मैग्नेटिक इंटेंसिटी के दूर जाते ना. मैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, हाफ वैसा नहीं. हाँ, तो मैग्नेटिक इंडक्शन से हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा कम हो जाता है वो समझ सकते हैं, लेकिन हाफ ही क्यों हो जाता है? हाउ कैन वी क्लेम दैट इट बिकम्स हाफ ओनली? देखो, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, बताता हूँ आपको. ओके, चलो. So basically what happens is, I hope all of you can see the screen. ओके, तो देखो ठीक से यहाँ पे, दिस इज हाउ द सोलोनॉइड लुक्स लाइक. ओके, यही सोलोनॉइड का एक सिंपल सा डायग्राम है, हम देख सकते हैं आराम से. अभी अगर मान लो कि यहाँ पे हमको इस सोलोनॉइड के लास्ट एंड पॉइंट जो होता है कि नहीं, तो इस एंड पॉइंट पे कितना होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, वो हमको ढूंढ के निकालना है, राइट? तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, देखो ठीक से. तो इतना तो हमको पता है ऑलरेडी कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट अराउंड द सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई. वो तो हमको पता है, नो डाउट. चलो ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर. यस, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन हमको पता है ऑलरेडी, इट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट एन आई. ओके, नाउ
वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट हियर, राइट। तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना है। तो मतलब ये जो लास्ट एंड पॉइंट है कि नहीं, तो इस एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है वो हमको ढूंढना है, ठीक है। एक बात सोचो कि अगर ये सोलेनॉइड ऐसा ही कंटिन्यू होता, ये देखो अगर हमने इसी टाइप का सोलेनॉइड यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया इस तरह से, तो ये जो पॉइंट है तो वो तो सेंट्रल पॉइंट कहलाता। जो जिस पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता, अभी बता सकते हो? देखो यहाँ पे अभी इस पॉइंट पे मुझे बताओ मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होना चाहिए। इट शुड बी म्यू नॉट इंटू एन आई, करेक्ट है, ठीक है। अभी लेकिन अभी इसमें से ना मैंने क्या किया, ये देखो ये वाला जो सोलेनॉइड है ये हमने हटा दिया। अभी इसमें एक बात समझो कि ये जो म्यू नॉट एन आई, ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, इस पूरे मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ये इस पॉइंट के ऊपर का मैग्नेटिक इंडक्शन है कि नहीं, तो इस मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आधा जो कंट्रीब्यूशन है तो वो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो ये है सोलेनॉइड है उसका है, और आधा कंट्रीब्यूशन जरूर इसके इस तरफ जो सोलेनॉइड रहेगा उसका रहेगा, बिल्कुल। अभी अगर मैंने ऐसा किया कि इसमें से यहाँ पे ये जो सोलेनॉइड है वो अगर हटा दिया और उसको सपोज डिलीट कर दिया, अब यही नहीं वो, तो क्या हुआ, इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो तो गायब हो गया, ये आधे पार्ट का जो कंट्रीब्यूशन था वो गायब हो गया ना। तो इसलिए फिर अभी जो बचेगा तो वो क्या रहेगा, देखो ठीक से यहाँ पे ये जो आधा सोलेनॉइड इस तरफ बचा हुआ है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी तो आधा ही रहेगा कि नहीं, इसलिए यहाँ पे हाफ ऑफ म्यू नॉट इंटू एन आई, ये फॉर्मूला मिलता है हमको फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट एट द एंड पॉइंट ऑफ अ सोलेनॉइड। समझा क्या ठीक से? ओके, और ये भी हम देख रहे हैं आराम से कि ये जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर, ये ऊपर वाले सोलेनॉइड के अंदर ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होगा या नीचे वाले सोलेनॉइड के अंदर ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होगा। ये हमने कल भी देखा था कि ऑब्वियसली नीचे वाले इस वाले सोलेनॉइड के अंदर ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होगा सेंटर पे। क्यों? क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये देख रहे हो नंबर ऑफ टर्न्स, दो टर्न्स के बीच में कितना कम डिस्टेंस है कि नहीं। तो जब दो टर्न्स के बीच में कम डिस्टेंस होता है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे ज्यादा होता है। लेकिन अभी जबकि यहाँ पे देखते हो ठीक से, तो यहाँ पे देखो ये एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, तो दो टर्न्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी जो है वो कम रहता है। और एक्चुअली ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए इन दिस केस द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी स्मॉल, whereas in this case the magnetic induction will be more, right? Remember. चलो ठीक है, now we have to discuss what is toroid. Okay, so see here, this is the toroid. Okay, this is the rough diagram of toroid. You can see here, ये थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा सकते हैं। ये देखो इस टाइप का टोरॉइड हुआ करता है। इसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो किधर बनता है, इस टोरॉइड के सेंटर पे। सेंटर पे मतलब इधर नहीं, इधर कुछ नहीं होता है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन होता है यहाँ पे, ये जो पोर्शन दिख रहा है कि नहीं, ये पूरा जो पोर्शन है यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है, याद रखो ठीक से। ठीक है, सो इवन इसमें भी यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो पैदा होगा और वो भी ज्यादा होगा। मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस टोरॉइड। मींस सेंटर मतलब ये, सेंटर मतलब ये नहीं बल्कि ये होता है जैसे the line joining all centers of all the turns will be called as its center of the toroid, and their magnetic induction will be very large. Again, one thing we can note here, that here the number of turns per unit length will be very small, correct है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना दो टर्न्स के बीच में डिस्टेंस देख रहे हो कितना ज्यादा ज्यादा है, राइट? और यहाँ पे अगर देखते हो तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज समवॉट लेस, एंड दैट्स सॉरी ग्रेटर, मतलब number of turns per unit length is going to be high, and that's why we can say that the magnetic induction will be very strong here in this case, whereas magnetic induction will be somewhat weak in this case. चलो ठीक है, तो ये हमको इसमें समझना है। So this is the tentative diagram of toroid. चलो ठीक है, just keep this diagram aside, थोड़े समय के लिए ये डायग्राम बाजू में रखते हैं
और अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ दिस टोरॉइड। ओके, तो इस टोरॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन कितना बनता है, तो वो निकालने के लिए हमको फॉर्मूला बनाना है। सो लेट अस कंसीडर दिस टोरॉइड with radius, average radius of each turn to be smaller here। ये देख समझा ठीक से, ये smaller मतलब क्या है, वो उसका रेडियस है, एक टर्न का रेडियस है, ठीक है ना। और ये जो कैपिटल आर है ये एक्चुअली पूरे टोरॉइड का रेडियस है। रिमेंबर इट इज डिफरेंट, और एक टर्न का रेडियस अलग चीज होता है और ये पूरे टोरॉइड का जो रेडियस एवरेज रेडियस है वो अलग चीज होता है। इससे भी आगे जाके हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी अलग अलग होता है। अभी ये जो हमने लिया है वो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिया है, इट्स कॉल्ड एज द एवरेज रेडियस। इफ वी कैन कॉल this outer radius of this toroid as r1 and the inner radius of this toroid as r2, then we can be able to write that r is equal to r1 plus r2 upon 2. Okay, that's why it's called as the average radius or mean radius we can say. And in the same way here, ये जो small r है, how can we get that small r here? So देखो अभी इस r1 में से ये जो पूरा r1 दिख रहा है कि नहीं, तो इस R1 में से अगर हम R2 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा, करेक्ट है, जो कि इसका डायमीटर रहेगा। और उस डायमीटर को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तब जाके हमको ये रेडियस मिलेगा, स्मॉल आर जिसको हम बोल रहे हैं। सो इसलिए फिर स्मॉल आर के लिए फॉर्मूला क्या हुआ, सो वी कैन से दैट R1 minus R2 that is to be divided by 2 and that is actually going to be equal to small r. See the difference? ओके, ये दोनों फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रख लो कि टोरॉइड का जो इनर रेडियस और आउटर रेडियस अगर हमको दिया है तो उससे हम उसका डायमीटर, उसका एवरेज रेडियस भी निकाल सकते हैं और एक टर्न का रेडियस भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। और अगर मान लो कि ये है कि हमको इनर रेडियस सॉरी एवरेज रेडियस दिया हुआ है और टर्न का रेडियस भी दिया हुआ है, तो उससे भी हम इनर रेडियस और आउटर रेडियस निकाल सकते हैं। जस्ट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन तुमको करना पड़ेगा, ये फॉर्मूलास को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि हमको ये R1 और R2 को हम स्मॉल आर और कैपिटल आर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। और आखिर ये बात होती है कि नंबर ऑफ टर्न्स, इस टोरॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर मान लो कैपिटल N है, तो अभी इस टोरॉइड का लेंथ कितना पकड़ना पड़ेगा हमको। ये देखो सपोज ये टोरॉइड यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमको इस टोरॉइड का जो रेडियस है या इसका लेंथ जो है वो यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। इधर से ये पूरा लेंथ हम काउंट करेंगे उस टोरॉइड का, और यहाँ से यहाँ तक पूरा जो लेंथ हम काउंट करेंगे तो वो बनेगा उसका लेंथ, उसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द टोरॉइड। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द टोरॉइड इज एक्चुअली गोइंग टू बी द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल whose radius is capital R, and that's why we can say that this n upon 2 pi capital R is actually going to be this small n, which stands for turns density, which we have talked about last time, okay, which decides how much magnetic induction will be produced at the center, which is also called as the number of turns per unit length। okay, इसको number of turns per unit length भी बोलते हैं, याद रखो ठीक से, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का कंसेप्ट समझ में आ गया। और अभी ये चलो ठीक है, इस टोरॉइड का जो लेंथ है वो तो 2 पाई आर है, लेकिन इसमें एक छोटी बात है, एक्चुअली उसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे बट फिर भी है। देखो यहाँ पे कि जिस वायर से ये टोरॉइड बना हुआ है उस वायर का लेंथ अगर हमने एल पकड़ लिया तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि उस वायर का जो लेंथ, मतलब इस वायर को अगर हमने खोल दिया तो वो एक लंबा सा वायर बनेगा ऐसा। देखो अभी इस वायर को हमने वाइंड किया ना, एक वाइंड किया तो उसको 2 पाई आर इतना डिस्टेंस उसमें चला गया, दूसरा सर्कल वाइंड किया तो उसमें वापस 2 पाई आर इतना डिस्टेंस चला गया। ऐसे जितने वाइंडिंग हम करते जाएंगे उतने बार 2 पाई आर डिस्टेंस चलता जाएगा। और ये जो पूरा टोरॉइड है उसके n नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब क्या, हमने इसके n वाइंडिंग्स किए हैं, तो इसका मतलब हर वाइंडिंग में डिस्टेंस जो जाता है वो वायर का लेंथ जो जाता है वो 2 पाई आर है। और ऐसे n वाइंडिंग्स हमने किए हैं, इसलिए यहाँ पे L इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर इंटू n, ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, बिल्कुल। और इससे भी आगे जाके
अगर हमारे पास इस n को अगर हमको स्मॉल n के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। देखो ठीक से कैपिटल n अपॉन स्मॉल 2 pi r इज इक्वल टू स्मॉल n which gives us that n is equal to 2 pi r capital R into small n. So if you put this value of n here, then we can be able to get that L is equal to 2 pi small r into 2 pi into capital R into small n. Correct है? So this is actually the relationship between the length of the wire which this toroid is made up of and the number of turns per unit length. And also this is the relationship between the length of the wire which this toroid is made up of and the total number of turns of this toroid. This formula will be helpful in the numericals. Okay, तो ये न्यूमेरिकल्स के अंदर तुमको ये फॉर्मूले सारे काम में आएंगे। बट चलो ठीक है, इस डेरिवेशन के अंदर हमको ये फॉर्मूलास की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये जो कंसेप्ट है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसका हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इस डेरिवेशन के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन, हियर विल सी। तो अब यहाँ पे देखो ठीक से, हमारा एम क्या है समझाना ठीक से। व्हाट इज आवर एम? वी वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन B at the center. Center मतलब ये नहीं, center मतलब ये, ठीक है। So center of this toroid. Okay, we want to find out the magnetic induction produced at the point or line joining all the centers of all turns of this toroid. Okay, how can we get that? So उसके लिए हमको जो है यहाँ पे एक important concept introduce करना पड़ेगा, Ampere's law. We'll have to use this Ampere's law here. ओके, तो एम्पियर्स लॉ यूज करने के लिए हमको यहाँ पे एम्पियरियन लूप भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एम्पियर्स लॉ कैन बी अप्लाइड ऑन अ लूप ओनली। व्हाट डज एम्पियर्स लॉ टेल्स अस? इट सिंपली टेल्स अस दैट द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन टेकन ओवर एनी क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द algebraic mu naught times of algebraic sum of all the currents passing through that loop। तो ये हमारा एम्पियर्स लॉ है, ठीक है। अभी इसको हमको यूज करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हमको लूप तो चाहिए, बिल्कुल। सो लेट अस कंसीडर अ लूप हियर। थोड़ा बड़ा करके हम देखते हैं, और यहाँ पे अभी ठीक है। सो लेट अस कंसीडर द लूप इन द फॉर्म ऑफ दिस डॉटेड सर्कल। ये दिख रहा है डॉटेड सर्कल, तो इस डॉटेड सर्कल के फॉर्म में एक लूप हम कंसीडर करेंगे। दिस इज आवर एम्पियर्स लूप एक्चुअली। ओके, तो ये हमारा एम्पियर्स लूप है, और उसके ऊपर ही हमको एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है। लेट अस ट्राई टू अप्लाई। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस लूप को डिवाइड करना पड़ेगा छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर, राइट। एंड कंसीडर वन सच एलिमेंट ऑफ द लूप विच इज केप्ट हियर। तो यहाँ पे एक एलिमेंट इमेजिन करो। यस, सपोज दिस इज द एलिमेंट विच इज केप्ट हियर। जो येलो कलर से, या सॉरी पर्पल कलर से जो दिख रहा है ना आपको, तो वो है यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है। अभी this is the element, and at this element the magnetic direction of magnetic induction here will be represented by this arrow of green color। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा तो वो सपोज इस डायरेक्शन में होगा, ये मान लेते हैं, ठीक है। so this is going to be the magnetic induction at this point here। तो इस एलिमेंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अभी एक बात चेक करो यहाँ पे कि at every point we can see clearly that the magnetic induction will be along the tangent। मतलब यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या है ना कि मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे इस तरफ होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज गोइंग टू बी along the tangent, and the loop जो एलिमेंट है, तो एलिमेंट इज also going to be along the tangent only, and that's why the length of element can be denoted by dl, and here the magnetic induction at that element here will be denoted by b bar। So here we can understand that this b bar dot dl bar, if we see this integration of b bar dot dl bar, then it can be simplified as according to the dot product। So it will be actually integration of b into dl into cos theta, correct है। But as we here can see here that b bar is actually parallel to dl bar, and it will happen at every point। हर पॉइंट पे ऐसा होगा, और उसकी वजह से यहाँ पे जो थीटा है तो वो 0 बन जाएगा,
इसके कारण यहाँ पे cos ऑफ दैट थीटा जो है तो वो एक्चुअली 1 बन जाएगा, जिसकी वजह से ये जो इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली इसको सर्कुलेशन हमको बोलना पड़ेगा, because we are going to return at the same point where we have started with. So we can say that this line integral or the circulation of this magnetic induction taken over this whole closed loop is actually going to be equal to integration of this B into dl simply, because cos theta is going to become 1. Okay, and at the same time we can see that the magnetic induction is going to be uniform at all the points inside, right? And that's why we can say that the magnetic induction is going to be constant, and hence it can be taken out. So if we take this magnetic induction outside the integral sign, then we can be left with this dl only inside. Okay, so in the next step we can just talk about the integration of this dl. See here, integration of dl. dl is going to be the length of element, right? तो यहाँ पे जो एलिमेंट है तो उसका लेंथ हमने सपोज ऐड किया, और यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट, ऐसे सारे एलिमेंट्स का लेंथ जो है वो अगर हम ऐड करते चले जाएं तो क्या मिलेगा? ये पूरा सर्कमफरेंस मिलेगा, लेकिन सर्कमफरेंस ऑफ विच सर्कल हुज रेडियस इज कैपिटल आर। ये देखो, ये जो कैपिटल आर रेडियस वाला जो सर्कल है तो वो हमको उसका सर्कमफरेंस हमको मिलने वाला है। ये सर्कमफरेंस जो है, ये पूरा जो सर्कमफरेंस है तो वो हमको मिलने वाला है जब हम ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कैरी आउट करेंगे। ओके, so when we'll carry out this integration, we'll get the circumference of the circle whose radius is going to be capital R. And what is the formula for circumference? We know it is to be equal to 2 pi into capital R, correct? So if we replace it by that, then we can get the circulation now. So circulation कितना मिलेगा हमको, देखो ठीक से, we can get it the next step, that is the circulation of line integral here can be obtained to be equal to this b which is constant out into bracket में क्या आएगा, इस dl के इंटीग्रेशन के बदले आ रहा है 2 pi into capital R. Okay, so this is actually going to be the magnetic induction, line integral of magnetic induction due to direct method, by direct method. Okay, but now we have to use the Ampere's law. What does this Ampere's law tells us? See here, what does Ampere's law tells us? Already we have seen in the first, initially हमने देखा यहाँ पे कि it tells us simply that line integral of magnetic induction over any closed loop is always equal to mu naught times of the summation of all currents passing through that loop. Now tell me how many currents are passing through this loop. Check. यहाँ पे अभी कितने करंट्स पास हो रहे हैं इस लूप के अंदर से? देखो, ये लूप कौन सा है हमारा पता है ना, ये देखो ये हमारा लूप है, ठीक है, डॉटेड लाइन मतलब हमारा लूप है। तो इस लूप के अंदर कितने करंट्स पास हो रहे हैं? तो हम कहेंगे देखो, अब यहाँ पे ये करंट जो है वो जा रहा है अंदर, राइट, और जाके ये पीछे से वापस आया और फिर से इंटर कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटर किया, या चलो ऐसा करेंगे, करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है सपोज, तो यहाँ पे वो इस तरफ जा रहा है, तो जैसे ही उसने इंटर किया तो इट विल बी काउंटेड वंस, फिर से वो पीछे जाके वापस बाहर आया और फिर से इंटर किया अंदर, देखो फिर से वो काउंट होगा एज इट इज, फिर यहाँ पे बाहर आया और फिर से यहाँ पे इंटर कर रहा है। तो जैसे ही वो इंटर करेगा पीछे से जाके बाहर आएगा, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जितनी बार वो इंटर करेगा उतने बार हमको उसको काउंट करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए कितने बार वो इंटर कर रहा है, तो हम कहेंगे n टाइम्स, कैपिटल N टाइम्स वो इंटर कर रहा है, करेक्ट है, बिकॉज जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने बार वो इस तरह से इंटर एवरी टाइम इट टर्न्स it will enter into the loop, and because of that it will be counted those many times, तो उतनी बार वो काउंट होगा, तो मतलब n टाइम्स वो काउंट होगा। इसके कारण हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ, the line integral of magnetic induction over this closed loop is always going to be equal to mu naught times of algebraic sum of all currents. Okay, but as we have seen just now that this algebraic sum of all the currents
can be written as n into I, where n stands for the number of loops here, and then we can just give this as equation number 2, mu naught capital Ni, इसको हम दे देंगे equation number 2, and just see what happens if we equate this equation 1 and 2, क्योंकि equation 1 के अंदर भी हमको वही quantity मिला हुआ है, which is called as the line integral of magnetic induction over the closed loop. तो यहाँ पे भी हमको वही मिला हुआ है और यहाँ पे भी हमने वही ढूंढ के निकाला है। तो अगर दोनों चीज सेम है तो इक्वेशन 1 का और 2 का RHS भी तो सेम होना चाहिए। अगर ये RHS हमने इक्वेट किया तो हमको मिलेगा B into 2 pi capital R, which is actually going to be equal to mu naught n into capital I, correct है? And if we just simplify this still further, then we can be able to find out the magnetic induction and in the inside a toroid. तो टोरॉइड के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है, तो देखो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, करेक्ट है। बट वी विल जस्ट अरेंज दिस स्लाइटली, इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे, ये देखो n अपॉन 2 पाई आर को अगर हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे और बाकी i जो है वो एज इट इज रखा, तो उसमें हम देख सकते हैं कि what is this n upon 2 pi r called? देखो n is called as the number of turns, total number of turns, right? तो n माना total number of turns है, बिल्कुल। और 2 pi r माना क्या है? ये देखो इस सोलेनॉइड का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, बराबर। तो अगर ये रेडियस कैपिटल R है तो if we take this 2 pi r, then we get it as a circumference of this circle whose radius is capital R, right? And hence we can say that this 2 pi r is going to be the length of the toroid. Okay, so since this 2 pi r is going to be the length of toroid, we can call this capital N upon 2 pi r as the number of turns per unit length and can be denoted by small n here. तो इसको हम small n से denote कर सकते हैं, जिसको कि turns density बोल सकते हैं। अभी तो हमने बोला ना स्टार्टिंग में, यही तो हमने बोला था। तो इसको या तो टर्न्स डेंसिटी बोल सकते हैं या तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड वंस वी एक्सप्रेस इट इन दिस फॉर्म, वी कैन गेट दिस मैग्नेटिक इंडक्शन टू बी सिंपली इक्वल टू म्यू नॉट एन आई once again. Now see here, this formula looks like the same, no doubt, but it's different in this number of turns per unit length here. Number of turns per unit length निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? नंबर ऑफ टर्न्स को इस टोरॉइड के सर्कमफरेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वही उसका लेंथ है। तो आखिर कंसेप्ट तो वही है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, ठीक है। तो उसको ही टर्न्स डेंसिटी भी बोला जाता है। सो इन शॉर्ट वी कैन अंडरस्टैंड दैट द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ सोलेनॉइड एंड टोरॉइड डिपेंड्स ओनली on the number of turns per unit length of that solenoid or toroid. The formula is the same, obviously. दोनों केस में फॉर्मूला सेम ही है, बट सिर्फ यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ टर्न्स को उसके सर्कमफरेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, जबकि सोलेनॉइड तो स्ट्रेट होता है ना, तो स्ट्रेट होने की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए सीधा क्या करना है हमको, उसके नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन उसका लेंथ, ये उसका रेशियो निकालना है, हो गया हमारा काम। ओके, so this formula is going to be the formula for finding the magnetic induction at the center of a toroid. Okay, अच्छा इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। Yes, no doubt. No doubt, sir. चलो ठीक है फिर। So let us move to the next topic. अभी यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर अगर देखा तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है, बट एज वी हैव टोल्ड इन द स्टार्ट, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम ये चैप्टर जो है वो उसी पॉइंट पे स्टार्ट नहीं कर रहे जहाँ पे टेक्स्ट बुक में स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं आपको टेक्स्ट बुक खोल के बताता हूँ अभी तक हमने क्या क्या किया है।
Just wait. Okay, just see here. This is your chapter, magnetic fields due to electric currents. Okay, अब इसमें हमने स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो, जैसा कि मैंने बताया था कि वी आर गोइंग टू स्किप दिस पार्ट जस्ट बिकॉज इट इज नॉट इन द प्रॉपर सीक्वेंस। तो ये जो पूरा पार्ट है वो प्रॉपर सीक्वेंस में न होने के कारण, मतलब ये पार्ट अगर पहले लेते तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस थे और समझ में आने का चांस थोड़ा कम था। तो इसलिए हमने क्या किया, ये पूरा पार्ट जो है वो स्किप किया और डायरेक्टली हमने स्टार्ट किया कहाँ से, बायोट-सावर्ट्स लॉ से। ठीक है, जो कि मैग्नेटिक इंडक्शन पैदा कैसे होता है बेसिकली, सो हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो वो जो पार्ट है वो हमने देखा, तो वो अभी तक नहीं आया है। यस, हियर इट इज। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, मतलब 10.10 जो है वहां से हमने स्टार्ट किया ये चैप्टर, और हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ देखा और उसका वेक्टर फॉर्म भी देखा। उसके बेसिस पे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है तो उसकी वजह से जो बनता है मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया, होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, एज वी कैन सी हियर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। भले अभी वो मेथड, यहाँ पे जो मेथड यूज किया हुआ है वो अलग है, तो यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मेथड यूज किया है। तो उससे अच्छा हमने जो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके और थीटा के फॉर्म में सभी वेरिएबल्स को एक्सप्रेस करके हमने वो बहुत सिंपल फॉर्म में किया। ठीक है, वो ये हो गया। उसके बाद ये वाला पार्ट भी हमने स्किप किया एक्चुअली, फॉर द रीजन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर्स, इसलिए। तो उसके बाद फिर हमने ये देखा कि मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर आर्क जो होता है, तो उस आर्क की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होता है वो हमने देखा। उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, वो भी हमने देखा। और उससे भी आगे जाके मैग्नेटिक इंडक्शन एट द point along the axis, okay, current due to a circular loop at a point along its axis। तो z डायरेक्शन में, z एक्सिस पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है वो कितना होता है और वो कैसे निकाला जा सकता है, तो वो भी हमने देखा ऑलरेडी। तो और इस फॉर्मूला के जो अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है तो वो भी देखे। ओके, उसके बाद हमने एम्पियर्स लॉ देखा। ये देखो, दिस इज द एम्पियर्स लॉ व्हिच वी हैव सीन लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में। और उससे उसके एप्लीकेशंस भी हमने देखे, दो एप्लीकेशंस हमने देखे उसके। एक तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द सोलेनॉइड। ओके, सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनता है तो उसका हमने एक्सप्रेशन ढूंढ के निकाला, जो कि B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, वेयर स्मॉल n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड, बराबर। और उसके बाद हमने देखा कि मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ टोरॉइड, लेट अस कैन सी हियर। यहाँ पे जो हमने देख रहे हैं कि तो दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ टोरॉइड। तो टोरॉइड का जो मैग्नेटिक इंडक्शन है तो वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जिसमें अगर हम स्मॉल एन एक्सप्रेस करते हैं, स्मॉल एन के फॉर्म में उसको अगर एक्सप्रेस करते हैं तो वो भी सेम वैसे ही बन जाता है जैसे सोलेनॉइड का बनता है। ठीक है, सो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, लेकिन हमारा नहीं होगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो अभी तक नहीं किया है। तो इसलिए अभी हम ये जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग में हमने स्किप किया था तो वो पार्ट हम अभी स्टार्ट करेंगे।
Yes, see here, this is the part we have to see now. That is the whenever the charge moves in a magnetic field, what happens on that charge to the charge. तो इस चार्ज के बारे में क्या होता है जब ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, तो उसकी वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ चार्ज कैसे इंटरेक्ट करता है, तो वो हमको अभी इसमें इसके आगे वाले पार्ट में देखना है। और उसके बाद उसका ही एप्लीकेशन है, तो ये जो कि साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना, साइक्लोट्रॉन जो है दैट इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट एंड दैट इज वी हैव टू सी एज एन एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, एंड ये भी उसका ही एप्लीकेशन है, कंटिन्यूएशन है। और उसके बाद हमको मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हमको देखना है। और उसमें भी स्ट्रेट वायर, कर्व्ड वायर एंड अ लूप, ये तीनों सेक्शंस हमको देखने हैं, ठीक है। तो मतलब करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये एक्चुअली थोड़ा आगे का पार्ट हो गया, थोड़ा सा एडवांस पार्ट हो गया, बट बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पैदा ही कैसे होता है, तो वो पार्ट हमने अभी तक देखा, ठीक है। अभी तक का जो सेक्शन है तो उसके अंदर हमने ये देखा कि हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बेसिकली, तो उसके लिए हमने एम्पियर्स लॉ यूज किया और बायोट-सावर्ट्स लॉ भी यूज किया मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ढूंढ के निकालने के लिए, ठीक है। बट अभी इसके आगे का जो पार्ट है उसके अंदर हमको ये डिस्कस करना है, तो सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है किसी न किसी रीजन से, भले वो मे बी स्ट्रेट करंट कंडक्टर का हो सकता है, या किसी सोलेनॉइड का हो सकता है, या टोरॉइड का भी हो सकता है, या किसी सर्कुलर कॉइल का भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। But already the magnetic field is produced in the space, and now how the current carrying conductor or a charged particle interacts with this magnetic field, ये हमको अभी इसके next section के अंदर देखना है। So I think we should start it with the next lecture. The next lecture में हम वो start करेंगे how the charged particle and current carrying conductors interact with the magnetic field. And the source of that magnetic field can be anything, maybe the straight conductor, or maybe the circular current carrying conductor, or maybe the solenoid or toroid, anything can be. So once the magnetic field is produced, how that magnetic field interacts with the charge or current, we have to see it in the next lecture, okay। तो अभी फिर यहाँ पे हम ये लेक्चर स्टॉप करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या तो फिर हम लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर इसके बाद कौन सा लेक्चर है? हाँ, इसके बाद का जो लेक्चर है ना, पूजा मैम का लेक्चर है। क्यों? और पूजा मैम के बाद? पूजा मैम के बाद दीपक सर का लेक्चर है। ओके, थैंक यू सर। ऐप में भी वही दिखा रहा है ना, या गड़बड़ है कुछ? नहीं सर, वो एक्चुअली ऐप ओपन नहीं हो रहा है, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, चलो फिर बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।